आइए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY पर एक नजर डालते हैं। तो ये PMVBRY आखिर है क्या? देखिए, ये भारत सरकार की अगस्त 2025 से शुरू हुई एक बड़ी स्कीम है। मेन मकसद सीधा कैश इंसेंटिव देकर नौकरियां बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाना। और हाँ, इसे चला कौन रहा है? EPFO, वही जो आपका प्रोविडेंट फंड संभालता है। चलिए देखते हैं इसकी 3 सबसे अहम बातें। इसमें 2 तरह के सीधे कैश बेनिफिट्स हैं। पार्ट ए है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, मतलब जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से पहले कभी EPF में पैसा नहीं डाला और उसके बाद नौकरी शुरू की, उन्हें 15,000 रुपए तक का एक मुश्त फायदा मिल सकता है। फिर है पार्ट बी, कंपनियों के लिए। उन्हें हर नई नौकरी पर, हाँ, कुछ शर्तें हैं, महीने का 1,000 से 3,000 तक मिलेगा। ये कर्मचारी की सैलरी पर डिपेंड करेगा। ये पुरानी ABRY स्कीम से काफी अलग है। याद है ना, उसमें सरकार EPF में मदद करती थी, सीधा कैश नहीं देती थी। इसमें 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो कर्मचारियों को पार्ट ए का पूरा पैसा लेने के लिए EPFO पोर्टल पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना होगा, मतलब थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी है। और दूसरा, कंपनियों के लिए, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो उसे पार्ट बी का फायदा 4 साल तक मिलेगा, जबकि बाकी सेक्टर्स को सिर्फ 2 साल। ये एक तरह से मेक इन इंडिया को बूस्ट देने जैसा है। और तीसरी बात, ये पूरी स्कीम टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दे रही है, खासकर फ्रॉड रोकने के लिए। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उन्हें अपना UAN नंबर, आप जानते हैं ना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो यूमंग ऐप पर फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब चेहरे की पहचान से बनाना होगा। पैसा वो सीधा DBT के जरिए आपके आधार या पैन से जुड़े बैंक अकाउंट में आएगा। और हाँ, सरकार ये भी पक्का करेगी कि कंपनियां गड़बड़ न करें। EPFO का डेटा GST, इनकम टैक्स वगैरह के डेटा से मैच किया जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब तक है? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक नई नौकरियों के लिए। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि PMVBRY सीधे कैश, स्किलिंग पर जोर और तगड़ी डिजिटल निगरानी के साथ भारत के फॉर्मल जॉब मार्केट को बूस्ट देने का एक बड़ा कदम है। तो भारत सरकार रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, या शॉर्ट में कहें तो PMVBRY। आइए जरा समझते हैं कि ये योजना भारत के जॉब मार्केट को आखिर कैसे बदल सकती है। सबसे पहले तो इसके साइज की बात करते हैं। 99,446 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक बना देती है। और इतने बड़े बजट का मकसद भी उतना ही बड़ा है, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना। तो जाहिर है ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा दांव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी महंगी योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में ये स्कीम भारत के एक बड़े विजन का हिस्सा है, विकसित भारत एट 2047, जिसका फोकस रोजगार से होने वाली ग्रोथ पर है। इस योजना के 2 मेन मकसद हैं। पहला तो ये कि अच्छी फॉर्मल नौकरियां पैदा की जाएं, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को EPF जैसी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए। अब देखिए, इस नई स्कीम को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसकी पिछली योजना यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना या ABRY को देखना होगा। तभी समझ आएगा कि रणनीति में कितना बड़ा बदलाव आया है। जो पुरानी स्कीम थी ABRY, वो कोविड के संकट के जवाब में आई थी। उसे आप एक इमरजेंसी पैच की तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये जो नई स्कीम है PMVBRY, ये एक पूरा इंजन अपग्रेड है। यहाँ फोकस इनडायरेक्ट सब्सिडी से हटकर सीधे सीधे कैश देने पर है। इस योजना को आप एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देख सकते हैं। इसमें नौकरी करने वालों और नौकरी देने वालों यानी कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अलग अलग फायदे हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि जो लोग पहली बार नौकरी कर रहे हैं उन्हें क्या फायदा होगा, और फिर हम बात करेंगे कि जो कंपनियां नौकरी दे रही हैं उनके लिए इसमें क्या खास है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार वर्कफोर्स में आ रहे हैं। ये स्कीम खास तौर पर नई प्रतिभा को आकर्षित करने और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। अब पहली बार नौकरी करने वाला कौन है? स्कीम इसे बहुत साफ साफ बताती है। ये वो कर्मचारी है जिसने 1 अगस्त 2025 से पहले कभी EPF में पैसा नहीं डाला हो। ऐसा इसलिए ताकि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जो सच में फॉर्मल जॉब मार्केट में नए हैं। और फायदा क्या है? सीधे सीधे कैश, 15,000 रुपए तक का नकद इंसेंटिव जो सीधा कर्मचारी के बैंक खाते में जाएगा। ये रकम 1 महीने की EPF सैलरी के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार बात है। ये पैसा एक बार में नहीं मिलता, बल्कि 2 किस्तों में आता है। पहली किस्त 6 महीने काम करने के बाद, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए एक ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करना होगा। मतलब योजना सिर्फ पैसा नहीं दे रही, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से साक्षर भी बना रही है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन कंपनियों के लिए क्या है जो अपनी टीम को बढ़ा रही हैं? उनके लिए भी इसमें बड़े इंसेंटिव्स डिजाइन किए गए हैं। लेकिन एक शर्त है, ये इंसेंटिव्स तभी मिलेंगे जब कंपनियां असल में नई नौकरियां देंगी, मतलब अपनी टीम का साइज बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं कि पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए रख लिए और फायदा उठा लिया। ये असली ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए है। नौकरी देने वालों को हर नई भर्ती पर एक फिक्स्ड कैश इंसेंटिव मिलता है जो कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करता है।
जैसा हम देख सकते हैं, कम सैलरी वाली नौकरियों के लिए भी इंसेंटिव काफी अच्छा है, जिससे एंट्री लेवल पर हायरिंग को काफी बढ़ावा मिल सकता है। ज्यादातर बिजनेस के लिए ये फायदा पूरे 2 साल तक मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट पीरियड है। लेकिन रुकिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। उनके लिए ये इंसेंटिव्स डबल होकर 4 साल तक मिलेंगे। ये मेक इन इंडिया को एक बड़ा पुश देने की एक सीधी कोशिश है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी योजना का हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, अगर ये स्कीम सही से लागू हो गई तो इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। फॉर्मल रोजगार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा और लाखों लोगों को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवर मिलेगा। लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी रहना होगा। इस योजना को सफल बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे देश के हर कोने तक इसकी जानकारी पहुंचाना, छोटे बिजनेस के लिए नियमों का पालन आसान बनाना और धोखाधड़ी रोकने के लिए डेटा सिस्टम को मजबूत करना। तो एक बात तो साफ है, ये किसी पुरानी योजना का नया वर्जन नहीं है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, ये केवल एक विस्तार या संशोधन नहीं है, बल्कि एक मौलिक रूप से अलग योजना है। ये एक नई सोच है जो आज की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बनाई गई है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ क्या ये डायरेक्ट कैश मॉडल भारत के जॉब मार्केट को बदल पाएगा, या फिर इसे लागू करने की मुश्किलें इसके असर को कम कर देंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। भारत का एक बहुत बड़ा सपना है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। और आज हम एक ऐसी सरकारी योजना की गहराई में उतरने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत बनाने में, खासकर रोजगार के मोर्चे पर, एक बहुत अहम कड़ी मानी जा रही है। बात हो रही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, मतलब PMVBRY। आखिर ये योजना है क्या, इसका असल मकसद क्या है, और देश की अर्थव्यवस्था और नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारे पास इस योजना से जुड़े कुछ अहम विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं और सरकारी दिशा निर्देश भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे जरूरी बातें निकालकर आपको समझाएं। तो आज का हमारा मिशन है इस बड़ी अहम योजना की पहेली को सुलझाना, कि भाई ये किसके लिए है, फायदे कैसे मिलेंगे और ये इतनी जरूरी क्यों है। चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो ये सरकार की तरफ से नौकरियों को एक जबरदस्त बढ़ावा देने की कोशिश है, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित अर्थव्यवस्था, मतलब फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का एक बड़ा प्रयास। हाँ, और इसमें कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए सीधे फायदे शामिल किए गए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये योजना आई कहां से। जैसा मैंने शुरू में कहा, इसका सीधा ताल्लुक सरकार के विकसित भारत एट 2047 लक्ष्य से है, और इसे 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल पैकेज के तहत घोषित किया गया था। हाँ, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। अच्छा। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। वो इसे EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए चलाएंगे। EPFO का इस्तेमाल, ये तो दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि EPFO के पास पहले से ही एक बड़ा डिजिटल सिस्टम मौजूद है, जैसे कर्मचारियों का UN होता है, यूनिक अकाउंट नंबर, और ECR प्लेटफॉर्म भी, जिसके जरिए कंपनियां ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड रिटर्न भरती हैं। तो उस बने बनाए ढांचे का फायदा उठाया जाएगा। समझ गई। तो मतलब तेजी से काम हो सकेगा। इस योजना के मुख्य लक्ष्य क्या दिखते हैं? देखिए, 2 मुख्य लक्ष्य साफ नजर आते हैं। पहला तो है टिकाऊ रोजगार बनाना, मतलब ऐसी नौकरियां देना जो वाकई टिकें, लंबे समय तक चलें। और दूसरा है वर्कफोर्स का औपचारिकीकरण। औपचारिकीकरण, आसान शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाना, ताकि उन्हें EPF रजिस्ट्रेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा मिले, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन वगैरह। अच्छा, लेकिन ये अपने पिछली योजना ABRY से कैसे अलग है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ABRY तो आई थी कोविड-19 के बाद। वो एक तरह से संकट से निपटने की योजना थी, क्राइसिस रिस्पांस जिसे कहते हैं। हाँ। उसका मकसद था अर्थव्यवस्था को संभालना और जो नौकरियां चली गई थी उन्हें वापस लाना। हाँ, वो तो याद है। ABRY का मॉडल थोड़ा अलग था। वो लागत बंटवारा मॉडल था, मतलब सरकार नए कर्मचारियों के लिए, जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए से कम थी, कंपनी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का EPF योगदान, यानी 12% प्लस 12% खुद दे देती थी। अच्छा, ताकि कंपनियों पर बोझ कम हो। बिल्कुल, वो एक रक्षात्मक कदम था, डिफेंसिव मेजर। लेकिन PMPBRY ये एकदम अलग सोच के साथ आई है। ये अर्थव्यवस्था के विकास के दौर के लिए बनी ग्रोथ फेज योजना है। ग्रोथ फेज? हाँ, ये लागत बंटवारे के बजाय सीधे प्रोत्साहन के मॉडल पर चलती है, डायरेक्ट स्टिमुलस। सीधे प्रोत्साहन मतलब इसमें कंपनियों को सीधे नकद प्रोत्साहन मिलता है, एक तय रकम जो कर्मचारी की तनख्वाह पर आधारित होगी। ये उनके लिए हिसाब लगाना, मतलब फोरकास्ट करना ज्यादा आसान है। और कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए भी, खासकर जो पहली बार फॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी सीधे 15,000 रुपए तक का नकद फायदा मिल सकता है। सीधे नकद? हाँ, सीधे। ये उनके लिए ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि पैसा सीधे हाथ में आता है, EPF सब्सिडी की तरह नहीं, जो अक्सर पता भी नहीं चलता। और इसमें तनख्वाह की सीमा भी काफी बढ़ा दी गई है। 1 लाख रुपए महीने तक की कुल तनख्वाह, मतलब ग्रॉस सैलरी वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आ सकते हैं। 1 लाख? ओ, ये तो काफी बड़ी रेंज है। हाँ, तो ये बदलाव क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार की रणनीति अब सिर्फ अर्थव्यवस्था को संभालने से आगे बढ़कर उसे सक्रिय रूप से बढ़ाने
और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को फॉर्मल दायरे में लाने पर केंद्रित है। एक तरह से डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में आना। बिल्कुल सही कहा। और इस योजना का आकार मैंने पढ़ा, इसका कुल बजट करीब 99,446 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रशासनिक लागत भी शामिल है। हाँ, लगभग 1 लाख करोड़। ये भारतीय रोजगार योजनाओं के इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा बजट शायद ही पहले किसी योजना का रहा हो। और ये पैसा कब तक खर्च होगा? ये राशि 2025-26 से लेकर 2031-32 तक खर्च की जाएगी। मतलब एक लंबी अवधि के लिए योजना है। योजना लागू कब से हो रही है? योजना 1 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी। पात्रता भी इसी तारीख से तय होगी। और नई नौकरियों को रजिस्टर करने के लिए कितना वक्त मिलेगा? उसके लिए 2 साल का वक्त है, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। मतलब इसी दौरान जो नई नौकरियां बनेंगी वही इसके फायदे के हकदार होंगी। और सरकार का लक्ष्य कितना बड़ा है? कितनी नौकरियां बनाने का इरादा है? लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है। सरकार का लक्ष्य है इसके जरिए 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां बनाना। 3.5 करोड़? हाँ, और इसमें करीब 1.92 करोड़ ऐसे कर्मचारी शामिल होने का अनुमान है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, फर्स्ट टाइमर्स। ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है, कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा। बिल्कुल। और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए योजना को आप कह सकते हैं 2 मजबूत पिलर पर बनाया गया है। 2 हिस्से हैं इसके। 2 हिस्से कौन कौन से? पहला हिस्सा है भाग ए, ये कर्मचारियों पर केंद्रित है, खासकर उन पर जो पहली बार फॉर्मल नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा है भाग बी, ये कंपनियों यानी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। इसका मकसद है उन्हें ज्यादा नई नौकरियां मतलब नेट न्यू जॉब्स बनाने के लिए बढ़ावा देना। पहली बार नौकरी करने वालों की मदद कैसे करेगा? और ये पहली बार वाला कर्मचारी है कौन असल में? परिभाषा वैसे तो सीधी है। कोई भी व्यक्ति जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी ऐसी कंपनी में नौकरी शुरू करता है जो ईपीएफ के दायरे में आती है। ठीक है। और सबसे अहम शर्त यह है कि वो 1 अगस्त 2025 से पहले कभी भी ईपीएफओ या किसी एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट का सदस्य ना रहा हो। यही मुख्य पहचान है। अच्छा, मतलब बिल्कुल नया सदस्य हो ईपीएफओ का। तो फायदा क्या मिलेगा ऐसे कर्मचारी को? ऐसे पहली बार वाले कर्मचारी को उसकी 1 महीने की ईपीएफ तनख्वाह के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा। ईपीएफ तनख्वाह मतलब वो सैलरी जिस पर पीएफ कटता है। 1 महीने की तनख्वाह? हाँ, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक। 15,000 रुपए तक? और ये पैसा मिलेगा कैसे, एक साथ? नहीं, एक साथ नहीं, ये 2 किस्तों में मिलेगा। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी नौकरी पर टिका रहे। टेन्योर लिंक्ड है। अच्छा, नौकरी पर टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल। पहली किस्त जो ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए हो सकती है, वो कर्मचारी के एक ही कंपनी में लगातार 6 महीने काम करने के बाद मिलेगी। 6 महीने बाद? हाँ, और ये उन 6 महीनों की औसत ईपीएफ तनख्वाह का 50% होगा। यहाँ एक छोटी सी तकनीकी बात भी है, कंप्लीटेड वेज मंथ की। वो क्या है? मतलब ये कि अगर कोई कर्मचारी महीने की 5 तारीख या उससे पहले ज्वाइन करता है, तभी वो महीना गिना जाएगा पहले महीने के तौर पर। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और दूसरी किस्त? दूसरी किस्त यानी बाकी बची रकम जो ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए हो सकती है, वो अगले 6 महीने मतलब कुल 12 महीने उसी कंपनी में लगातार काम करने के बाद मिलेगी। 12 महीने? तो मतलब लंबे समय तक टिकना होगा। हाँ, और एक और शर्त है दूसरी किस्त के लिए। वो क्या? कर्मचारी को एक जरूरी वित्तीय साक्षरता कोर्स भी पूरा करना होगा। वित्तीय साक्षरता कोर्स? ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इस योजना का एक बहुत ही अनूठा और जरूरी हिस्सा है। ये कोर्स ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। और इसमें होगा क्या? इसमें पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की बेसिक बातें होंगी, जैसे बजट कैसे बनाएं, बचत कैसे करें, निवेश की बुनियादी जानकारी। वाओ! तो ये सिर्फ नौकरी या पैसे की मदद नहीं है, ये तो नई पीढ़ी के कर्मचारियों की लंबे समय की वित्तीय समझ और क्षमता में निवेश है। एकदम सही कहा आपने। और ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का भी एक चतुर इस्तेमाल है। वो कैसे? देखिए, दूसरी किस्त पाने की शर्त लोगों को ये कोर्स पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। एक तरह का नज है। हाँ, ये तो है। एक और दिलचस्प बात है, दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि हो सकता है दूसरी किस्त सीधे बैंक खाते में ना जाए। तो फिर कहाँ जाएगी? हो सकता है भविष्य में सरकार कोई खास बचत स्कीम मतलब स्पेशल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट तय करें और पैसा उसमें डाला जाए। ये सरकार को भविष्य के लिए लचीलापन देता है और बचत को भी बढ़ावा देता है। ये वाकई काफी सोचा समझा लग रहा है। अच्छा, तो ये तो था भाग ए कर्मचारियों के लिए। अब भाग बी पर आते हैं, जो कंपनियों को नई नौकरियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कैसे काम करेगा? भाग बी का सीधा मकसद है कंपनियों को ज्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए प्रेरित करना, नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट। और ये पक्का करने के लिए कि फायदा सिर्फ असली नौकरी बढ़ाने पर मिले, ना कि हेरफेर पर, 2 शर्तें लगाई गई हैं। हम इन्हें दोहरे द्वारपाल या डुअल गेट कीपर्स कह सकते हैं। दोहरे द्वारपाल? अच्छा, कौन से हैं ये? पहली है आधार रेखा यानी बेसलाइन, और दूसरी है न्यूनतम सीमा यानी थ्रेशोल्ड। आधार रेखा, बेसलाइन मतलब? आधार रेखा मतलब कर्मचारियों की वो शुरुआती संख्या जिससे तुलना करके देखा जाएगा कि कंपनी ने नई नौकरियां जोड़ी हैं या नहीं। ये कैसे तय होगी? जो कंपनियां 1 अगस्त 2025 से पहले से चल रही हैं, पुरानी हैं, उनके लिए ये पिछले 1 साल यानी 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या होगी ईसीआर डेटा से। और नई कंपनियों के लिए जो 1 अगस्त 2025 के बाद शुरू होंगी, उनके लिए आधार रेखा सीधे 20 कर्मचारी मान ली गई है, चाहे असल में उनके पास 2 कर्मचारी हों या 10। 20
ऐसा क्यों? ये इसलिए ताकि कोई सिर्फ कागजों पर कंपनी बनाकर, मतलब शेल कंपनी बनाकर गलत फायदा ना उठा ले। अच्छा, चालाकी रोकने के लिए। हाँ, और ये आधार रेखा रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद फिक्स हो जाती है। पर हाँ, अगर कंपनी बाद में संशोधित ईसीआर में ज्यादा कर्मचारी दिखाती है तो ये बढ़ सकती है। ठीक है, ये हुई आधार रेखा। दूसरा द्वारपाल था न्यूनतम सीमा। हाँ, न्यूनतम सीमा, थ्रेशोल्ड। इसका मतलब है कि कंपनी को आधार रेखा से ऊपर कम से कम कितने नए कर्मचारी जोड़ने होंगे फायदा लेने के लिए। ये कितनी है? ये कंपनी के आकार पर निर्भर करता है। जिन कंपनियों की आधार रेखा 50 से कम है, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे, और जिनकी आधार रेखा 50 या उससे ज्यादा है, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। अच्छा, 2 या 5 आधार रेखा के हिसाब से। जी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम ये पक्का करता है कि फायदा सिर्फ कंपनी के असली विस्तार पर मिले, सिर्फ पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए रखने पर नहीं, जिसे कर्मचारी चर्न कहते हैं। ये उसे बढ़ावा नहीं देता। समझ गया। तो ये 2 शर्तें, आधार रेखा और न्यूनतम सीमा पूरी करने के बाद कंपनी को फायदा कैसे मिलेगा? जब कोई कंपनी इन दोनों को पार कर लेती है तो उसके बाद जोड़े गए हर पात्र नए कर्मचारी के लिए उसे हर महीने नकद प्रोत्साहन मिलता है। हर महीने? हाँ, हर महीने। और ये प्रोत्साहन कर्मचारी की ईपीएफ तनख्वाह के हिसाब से तय होता है। एक तरह का टियर सिस्टम है। कैसा टियर सिस्टम? अगर नए कर्मचारी की ईपीएफ तनख्वाह 10,000 रुपए तक है तो कंपनी को उस तनख्वाह का 10% मिलेगा, पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी। अगर ईपीएफ तनख्वाह 10,001 से 20,000 के बीच है तो कंपनी को फिक्स्ड 2,000 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी मिलेंगे। और अगर ईपीएफ तनख्वाह 20,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन कर्मचारी की कुल तनख्वाह मतलब क्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए महीने तक है तो कंपनी को फिक्स्ड 3,000 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी मिलेंगे। 3,000 रुपए प्रति माह तक, ये तो काफी अच्छा प्रोत्साहन है। हाँ, पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिन कर्मचारियों की कुल तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, हाँ, उन्हें गिनती में तो शामिल किया जाएगा आधार रेखा और सीमा तय करने के लिए, लेकिन उनके लिए कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब फायदा सिर्फ 1 लाख तक की सैलरी वालों पर ही है। और ये फायदा कब तक मिलेगा? सामान्य सेक्टर की कंपनियों के लिए फायदा 2 साल यानी 24 महीने तक मिलेगा। 2 साल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिए ये अवधि दुगुनी रखी गई है। दुगनी मतलब 4 साल, 48 महीने। 4 साल? अरे वाह, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल। और कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है ये सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से तय होगा और कंपनी के जीएसटी सर्टिफिकेट से देखा जाएगा। ये तो सीधे मेक इन इंडिया पहल से जुड़ता दिख रहा है। ये उन पीएलआई जैसी योजनाओं को भी सपोर्ट करेगा जो पूंजी निवेश पर जोर देती हैं, क्योंकि ये सीधे लेबर कॉस्ट कम करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही। ये पूंजी आधारित योजनाओं का पूरक है, श्रम लागत को कम करके, और इसमें भी टिकाऊ रोजगार का सिद्धांत है। भाग बी का फायदा लेने के लिए भी कंपनियों को नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर रखना होगा। 6 महीने यहाँ भी? हाँ, और ये प्रोत्साहन का पैसा कंपनी के पैन से जुड़े बैंक खाते में हर 6 महीने में एक साथ मतलब लमसम भेजा जाएगा। हर 6 महीने में? जी। एक और जरूरी बात है, अगर किसी दौरान मान लीजिए 6 महीने के बीच कंपनी के कर्मचारियों की संख्या आधार रेखा से नीचे चली जाती है तो उस अवधि के लिए प्रोत्साहन निलंबित हो जाएगा। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी रखनी होगी। हाँ, और कुल फायदे की अवधि यानी 2 या 4 साल वो बढ़ेगी नहीं। मतलब इस्तेमाल करो या गवाओ वाला हिसाब है, यूज इट और लूज इट। ठीक है। और हाँ, अगर किसी के पास एक ही पैन पर कई कंपनियां हैं तो उन सबको एक ही यूनिट माना जाएगा और फायदे एक साथ जोड़े जाएंगे। ये सब लागू कैसे होगा? जैसा हमने बात की, ईपीएफओ नोडल एजेंसी है, तो क्या सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटेड होगा? हाँ, काफी हद तक। योजना मौजूदा डिजिटल सिस्टम यूएएन और ईसीआर प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करेगी। पूरी प्रक्रिया ज्यादातर ऑटोमेटेड है, जो कंपनियों द्वारा भरी जाने वाली ईसीआर फाइलिंग पर निर्भर करेगी। इससे गलतियां कम होंगी और काम तेजी से होगा, ऐसी उम्मीद है। इसमें कुछ खास टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है ना? डीबीटी और फेशियल रिकॉग्निशन। हाँ, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने के लिए आधार से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल होगा, जिसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। जैसे आजकल गैस सब्सिडी वगैरह में होता है। और जो पहली बार वाले कर्मचारी हैं उनकी पहचान पक्की करने के लिए यूमंग ऐप पर फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एफएटी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है। फेशियल ऑथेंटिकेशन, ये क्यों? ये शायद धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम की इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है, ताकि सही व्यक्ति को ही लाभ मिले। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं होती। इसे चलाने और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने का क्या इंतजाम है? कोई निगरानी कमेटी वगैरह? हाँ, बिल्कुल। तकनीक के साथ साथ गवर्नेंस यानी शासन और इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा पर भी काफी जोर दिया गया है। इसके लिए 2 स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं। कैसी समितियां? एक है संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष श्रम सचिव होंगे। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के लोग होंगे और ये नीति, निर्देश और निगरानी का काम करेगी, मतलब पॉलिसी लेवल पर देखेगी। दूसरी है कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अध्यक्ष ईपीएफओ के प्रमुख यानी सीपीएफसी होंगे। ये रोजमर्रा के काम को देखेगी, मतलब ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन, और इसकी हर महीने बैठक होगी। अच्छा, 2 लेवल पर निगरानी। और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या उपाय है? यहाँ सरकार एक संपूर्ण सरकारी मतलब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपना रही है। वो क्या होता है? इसका मतलब है कि सिर्फ ईपीएफओ के डेटा पर ही भरोसा नहीं किया जाएगा। धोखाधड़ी पकड़ने के लिए कई सरकारी एजेंसियों के डेटा का मिलान किया जाएगा।
क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। कौन कौन सी एजेंसियां? जैसे जीएसटीएन जो जीएसटी का डेटा रखता है, सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स विभाग, सीबीआईसी यानी कस्टम्स और एक्साइज, एमसीए यानी कंपनी रजिस्ट्रार, ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अरे वाह! और यहाँ तक कि कंपनियों के बिजली के बिल के रिकॉर्ड से भी डेटा का मिलान किया जाएगा। बिजली के बिल से भी? ये तो गजब है। हाँ। इसे आप डेटा ट्रायंगुलेशन कह सकते हैं। जैसे आप कोई खबर पक्की करने के लिए 2-3 अलग-अलग सोर्स से पता करते हैं, वैसे ही ये सिस्टम करेगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कोई कंपनी अचानक अपने आप बहुत सारे नए कर्मचारी दिखाती है इस योजना का लाभ लेने के लिए, लेकिन उसी दौरान उसका जीएसटी टर्नओवर नहीं बढ़ता या बिजली का इस्तेमाल भी नहीं बढ़ता, तो सिस्टम खुद ही एक खतरे का सिग्नल, एक रेड फ्लैग जनरेट कर देगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कागजों पर कर्मचारी दिखाना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। ये तरीका धोखाधड़ी को काफी कठिन बना देगा और सरकारी योजनाओं में जवाबदेही का एक नया स्तर तय कर सकता है। ये तो वाकई काफी मजबूत सिस्टम लग रहा है। लोगों को जागरूक करने या अगर कोई शिकायत हो तो उसका भी कोई इंतजाम है? हाँ, सरकार ने जागरूकता पर भी ध्यान दिया है। जैसे सितंबर 2025 में ही फर्जी वेबसाइटों को लेकर एक आधिकारिक चेतावनी जारी की गई थी। अच्छा, ये जरूरी है। असली पोर्टल कौन से हैं? असली पोर्टल हैं pmvbry.epfis.gov.in और pmvbry.labor.gov.in। लोगों को इन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। और शिकायतों के लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, www.epfgmis.gov.in। EPFGMIS? हाँ, यहाँ कर्मचारी या कंपनी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और कोशिश ये रहेगी कि 15 दिनों के अंदर समाधान हो जाए। और अगर 15 दिन में ना हो तो उसके लिए भी एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया मतलब एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाई गई है और मदद के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। बढ़िया। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसके असर की बात करते हैं। अगर ये योजना वाकई सफल होती है, जमीन पर उतरती है, तो क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सकारात्मक पक्ष देखें तो फॉर्मल नौकरियों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। और मैन्युफैक्चरिंग को जो 4 साल का फायदा मिल रहा है, उससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से ये विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। एक और बात जो मुझे अहम लगी वो है 1 लाख तक की तनख्वाह सीमा। इससे शायद वो मिसिंग मिडिल मतलब मध्यम आय वाले कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी भी फॉर्मल दायरे में आ सकते हैं, जिन्हें अक्सर सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा नहीं मिल पाता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कवरेज को काफी बढ़ा सकता है। और जाहिर है लाखों लोगों को पीएफ, पेंशन, बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वित्तीय साक्षरता कोर्स से लोगों की समझ बढ़ेगी। हाँ, और वो जो 6 और 12 महीने नौकरी पर बने रहने की शर्त है, उससे शायद कंपनियां कर्मचारियों को लंबे समय तक रखने के लिए प्रेरित हों। जॉब स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। नीति आयोग का तो अनुमान है कि ये योजना जीडीपी में 1.5% से 2% तक की बढ़त ला सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अनुमान तो यही है। अगर ये पूरी क्षमता से लागू हुई तो अर्थव्यवस्था पर इसका काफी सकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन हर बड़ी योजना की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां और चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? देखिए, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता और पहुंच। भारत में लाखों छोटे कारोबारी हैं, करोड़ों कर्मचारी हैं। उन तक इस योजना की सही और आसान भाषा में जानकारी पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सही बात है। सिर्फ योजना बना देना काफी नहीं होता। दूसरी चुनौती है खासकर छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमईज के लिए नियमों का पालन करने का बोझ, कंप्लायंस बर्डन जिसे कहते हैं। जैसे हर महीने समय पर ईसीआर भरना, नए कर्मचारियों का यूएन बनवाना, सारे रिकॉर्ड्स ठीक से रखना। ये सब उन छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकता है जिनके पास कोई अलग से एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंटेंट नहीं होता। तो उनके लिए शायद कुछ और सरलीकरण की जरूरत हो। बिल्कुल, शायद उनके लिए कोई आसान पीएमवीबीआरवाई लाइट जैसा इंटरफेस या कोई मोबाइल ऐप बनाने की जरूरत पड़े। और क्या चुनौतियां हैं? तीसरी बड़ी चुनौती है वो डेटा इंटीग्रेशन की। हमने बात की थी ना कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ईपीएफओ, बिजली कंपनियों सबका डेटा मिलाया जाएगा। हाँ, डेटा ट्रायंगुलेशन। इसके लिए जरूरी है कि इन सभी विभागों के सिस्टम आपस में बिना किसी रुकावट के स्मूथली बात कर सकें। एपीआईज का ठीक से काम करना जरूरी है। ये तकनीकी रूप से काफी जटिल हो सकता है, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो है। और चौथी चुनौती है उस वित्तीय साक्षरता कोर्स की प्रभावशीलता, मतलब वो कितना असरदार होगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि कोर्स की क्वालिटी कैसी है, वो कितना आसान है, दिलचस्प है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे सिर्फ दूसरी किस्त पाने के लिए बस खाना पूर्ति की तरह कर लें और असल में कुछ सीखें ही नहीं। हाँ, ये खतरा तो रहता है। तो इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। शायद इसमें गेमिफिकेशन मतलब खेल खेल में सीखना या असल जिंदगी के उदाहरण, केस स्टडीज वगैरह जोड़ने से मदद मिले। उसे ज्यादा एंगेजिंग बनाना होगा। और कोई चिंता? हाँ, एक और, वो है फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, फैट और डिजिटल डिवाइड का सवाल। अच्छा, क्या उन लोगों को दिक्कत आएगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो लोग तकनीक का इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं जानते, खासकर ग्रामीण इलाकों में या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए? ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी मदद करे, रुकावट न बन जाए। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल सही मुद्दे उठाए आपने। इन चुनौतियों से निपटना जरूरी होगा। अच्छा, अब चलते चलते संक्षेप में जो लोग इस योजना से सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जैसे कंपनियां, एचआर प्रोफेशनल्स और कर्मचारी, उनके लिए कुछ मुख्य बातें, प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी? हाँ जरूर। कंपनियों के लिए सबसे जरूरी है कि वो ईपीएफओ पोर्टल पर अपना पैन, जीएसटीएन और बैंक डिटेल वगैरह सब अपडेट रखें। जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए और समय पर और सही जानकारी के साथ ईसीआर फाइलिंग सुनिश्चित करें।
क्योंकि पूरी योजना काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए एचआर वालों को शायद अपनी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को थोड़ा बदलना पड़े, जैसे नए कर्मचारी को फैट इस्तेमाल करने में मदद करना, ये जांचना कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, और उन्हें नियमित रूप से अपने रिकॉर्ड और ईसीआर डेटा का मिलान करते रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और कंपनी को फायदा मिलने में दिक्कत ना आए। ठीक है। और सबसे जरूरी, वो कर्मचारी जो पहली बार फॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सबसे जरूरी है यूमंग ऐप का इस्तेमाल करना सीखना, क्योंकि फैक्टर और यूएएन एक्टिवेशन वहीं से होगा। अपना बैंक खाता आधार से जरूर लिंक करा लें, क्योंकि पैसा डीबीटी से आएगा। और ये समझें कि पूरा फायदा लेने के लिए 12 महीने नौकरी पर टिके रहना और वो वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना, ये दोनों शर्तें जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए सीधे नकद फायदे हैं। इसका मुख्य जोर नौकरियां बढ़ाने, लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाने और खासकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है। तकनीक और वित्तीय साक्षरता भी इसके अहम हिस्से हैं। तो इन सबका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? What's the big picture? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये योजना नौकरी बनाने को सीधे सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समझ बढ़ाने से जोड़ने की एक बहुत अहम और नई कोशिश है। ये सिर्फ सब्सिडी देने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये लोगों के व्यवहार को बदलने और उनकी क्षमता निर्माण का भी प्रयास कर रही है, खासकर वित्तीय साक्षरता के जरिए। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इसकी असली कामयाबी सिर्फ कागजों में बने नियमों पर नहीं, बल्कि जमीन पर इसके असरदार तरीके से लागू होने पर निर्भर करेगी। लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचना, टेक्नोलॉजी का सबके लिए आसान होना और जो चुनौतियां हमने गिनी उनसे निपटना, यह सब बहुत जरूरी होगा। अब देखना यह होगा कि यह जमीनी हकीकत में कैसे काम करती है और अपने इतने बड़े लक्ष्यों को कितना हासिल कर पाती है। इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जिस तरह ये योजना लोगों को फॉर्मल अर्थव्यवस्था में लाने और उनकी एक डिजिटल पहचान बनाने पर जोर दे रही है, यूएन, आधार लिंक्ड बैंक खाता, FIT वगैरह, ये भविष्य में भारत की बढ़ती एक अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति, एक कंपनी और सरकार के बीच के रिश्ते को किस तरह से बदल सकती है? हाउ माइट दिस रीशेप द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल, द एम्प्लॉयर एंड द स्टेट? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, यानी PMVBRY। ये योजना भारत के लेबर मार्केट में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है और इसे सरकार के बड़े लक्ष्य विकसित भारत एट 2047 के एक अहम हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो जानकारी हमारे पास है उससे मुख्य सवाल ये उठता है, क्या PMVBRY अपने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट और दोहरे प्रोत्साहन, मतलब कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए के साथ वाकई में फॉर्मल जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को सफलतापूर्वक बढ़ावा दे पाएगी, या फिर इसकी जो बनावट है जो थोड़ी जटिल है और इसे लागू करने में जो मुश्किलें आ सकती हैं वो इसकी क्षमता को कम कर देंगी? मेरा तर्क ये रहेगा कि PMVBRY का जो डिजाइन है, जिसमें सीधे पैसे देने की बात है और साथ ही डेटा मिलाने जैसे मजबूत उपाय हैं ताकि धोखाधड़ी न हो, ये इसे भारत के रोजगार बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक अच्छी स्थिति में रखता है। और मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान दूंगी कि कैसे इस स्कीम की जो पेचीदगियां हैं, खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs के लिए ये नियम मानने का बोझ और टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा निर्भरता इसके जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं उन्हें पाने में गंभीर रुकावटें पैदा कर सकती हैं। देखिए, PMVBRY जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रही है, ये पिछली योजनाओं से, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY थी, उससे काफी हटकर है। वो जो ABRY थी वो तो ज्यादातर कोविड संकट से निपटने के लिए थी, जिसमें EPF सब्सिडी पर जोर था। PMVBRY इससे आगे जाती है। ये एक तरह से विकास को बढ़ावा देने वाला मॉडल है, जिसे हम डायरेक्ट इंसेंटिव या सीधा प्रोत्साहन मॉडल कह रहे हैं। इसके मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, टिकाऊ रोजगार बनाना लक्ष्य 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का रखा गया है। दूसरा, वर्कफोर्स को फॉर्मल बनाना, यानी ज्यादा लोगों को EPFO के दायरे में लाना, और इसके लिए सैलरी लिमिट भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए महीना कर दी है, जो काफी ज्यादा है। तीसरा, स्किल बढ़ाना, खासकर जो लोग पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का कोर्स करना जरूरी होगा। और चौथा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास बढ़ावा देना। इसके लिए मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जो फायदा है वो 4 साल तक मिलेगा। ये पूरी स्कीम EPFO के मौजूदा डिजिटल सिस्टम पर आधारित है, जैसे UAN और ECR, और इसकी ईमानदारी पक्की करने के लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। मतलब धोखाधड़ी रोकने के लिए GSTN, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA जैसे कई सरकारी डेटाबेस से जानकारी मिलाई जाएगी। तो ये वाकई काफी व्यापक और आगे की सोचने वाली पॉलिसी लगती है।
लक्ष्य तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि PMVVRY का जो डिजाइन है वो जरूरत से ज्यादा ही पेचीदा है। जरा उन छोटी कंपनियों MSMEs के बारे में सोचिए जिनके पास अक्सर कोई अलग से HR वाला बंदा नहीं होता। उनके लिए ये रोज रोज ECR फाइल करना, नए लोगों के UAN बनवाना, सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखना, ये सब एक बड़ा बोझ बन जाएगा। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, ये उनकी लागत भी बढ़ाएगा। फिर ये जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, फैट और यूमंग ऐप पर निर्भरता, ये तो एक डिजिटल डिवाइड मतलब एक खाई पैदा करती है। क्या हम ये मान लें कि हर जरूरतमंद इंसान, खासकर गांव का या कम पढ़ा लिखा, उसके पास स्मार्टफोन होगा और वो यूमंग ऐप चलाना जानता होगा? मुझे तो मुश्किल लगता है। और जहां तक अलग अलग सरकारी विभागों GST, CBDT, MCA, ESIC वगैरह के बीच डेटा जोड़ने की बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में बिना किसी रुकावट के रियल टाइम में ये सब डेटा जुड़ पाए, ये पक्का करना एक बहुत बड़ी तकनीकी और सरकारी चुनौती होगी। पहले भी हमने देखा है ऐसी कोशिशों में दिक्कतें आती हैं, और आखिर में वो जो जरूरी वित्तीय साक्षरता कोर्स है, क्या वो वाकई लोगों के पैसे बचाने या खर्च करने की आदतें बदलेगा, या फिर बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा जिसे लोग बस इंसेंटिव पाने के लिए पूरा कर लेंगे? इसके असरदार होने पर मुझे गंभीर सवाल लगते हैं। आपकी चिंताएं खासकर MSMEs को लेकर वाजिब हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। योजना की जो बनावट है, जैसे पार्ट P में वो बेसलाइन और थ्रेशोल्ड वाला सिस्टम, वो जानबूझकर थोड़ा जटिल रखा गया है। इसका मकसद ही यही है कि इंसेंटिव सिर्फ असल में नई नौकरियों के लिए मिले, ना कि सिर्फ इसलिए कि कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं, जिसे हम चर्न कहते हैं। इसीलिए कम से कम 6 महीने नौकरी करने की शर्त है, ताकि पक्की नौकरियों को बढ़ावा मिले। और ये सब EPFO के मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हो रहा है, मतलब कोई नया बड़ा दफ्तर या सिस्टम खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जहां तक ये होल ऑफ गवर्नमेंट डेटा मिलाने की बात है, ये धोखाधड़ी, खासकर फर्जी लाभार्थी रोकने का एक बहुत ताकतवर और पहले से ही रोक लगाने वाला तरीका है। पिछली कई योजनाओं में ये बड़ी समस्या रही है। तो ये जो जटिलता है, ये बेवजह नहीं है, बल्कि योजना के लक्ष्यों को सही से पाने के लिए जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है कि धोखाधड़ी रोकना और पक्का करना कि नौकरियां सच में बढ़ रही हैं, ये जरूरी है। पर क्या इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया इतनी मुश्किल बना दी जाए कि छोटे उद्यमी इसमें उलझकर ही रह जाएं या हतोत्साहित हो जाएं? आप उसी बेसलाइन और थ्रेशोल्ड की गिनती को ही देख लीजिए। जो कंपनियां पहले से चल रही हैं, उन्हें पिछले साल के अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के हर महीने के ECR डेटा का औसत निकालना होगा, और फिर उस औसत से ज्यादा नई नौकरियां दिखानी होंगी, तभी इंसेंटिव मिलेगा। अगर किसी कंपनी का एक ही पेन पर कई यूनिट्स हैं, तो ये गिनती और भी उलझाऊ हो जाती है। ECR फाइल करने में जरा सी भी गलती, चाहे वो अनजाने में हो, इंसेंटिव को रोक सकती है। तो MSMEs के लिए ये सिर्फ नियमों का पालन करने का बोझ नहीं है, ये उनके कैश फ्लो मतलब रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे के आने जाने पर भी सीधा असर डाल सकता है। और क्या हम वाकई इतने भरोसे से कह सकते हैं कि EPFO का जो मौजूदा IT सिस्टम है, वो इतने बड़े पैमाने पर मतलब 3.5 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य के साथ इतने सारे डेटा को मिलाने का जटिल काम बिना किसी गड़बड़ी के कर लेगा? हमने पहले भी देखा है कि सरकारी IT सिस्टम को इतने बड़े स्केल पर लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अगर डेटा मिलने में देरी हुई या कोई तकनीकी खराबी आ गई, तो पूरी स्कीम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ सकता है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां सिर्फ जटिलता नहीं बढ़ा रहा, ये सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी भी ला रहा है। फैट यानी चेहरे से पहचान और आधार ऑथेंटिकेशन, खासकर जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए UNM ऐप से UN बनाने की प्रक्रिया, ये सब फर्जी लाभार्थी बनाने जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो घोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, मतलब सिर्फ कागजों पर मौजूद लोग, ये पिछली कल्याणकारी योजनाओं में एक बहुत बड़ी समस्या रहे हैं। फैट जैसी तकनीकें इसे लगभग नामुमकिन बना देती हैं, और ये सिर्फ PMVBR के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल पहचान की नींव डाल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है। इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है और बीच के लोगों की भूमिका खत्म हो जाती है। तो ये भविष्य की तरफ एक कदम है, ना कि पीछे की तरफ। चलिए इस पहलू पर भी थोड़ा और सोचते हैं। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी सुरक्षा ला रही है, ठीक है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी की जरूरत का दूसरा पहलू ये भी है कि ये कुछ लोगों के लिए रुकावट बन सकती है। आपने कहा UMNG ऐप से UAN बढ़ेगा, फैट से पहचान होगी, पर क्या हर वो नौजवान जो पहली बार नौकरी कर रहा है, खासकर अगर वो किसी दूर के गांव से है या गरीब परिवार से है, क्या उसके पास एक ठीक ठाक स्मार्टफोन होगा? क्या उसे UMNG ऐप इस्तेमाल करना आता होगा? फैट टेक्नोलॉजी कितनी भरोसेमंद है अलग अलग जगहों पर और काम करने की अलग अलग स्थितियों में, ये भी देखना होगा। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर है जिसके चेहरे पर धूल मिट्टी लगी है, क्या टेक्नोलॉजी तब भी सही काम करेगी? और अगर किसी वजह से मान लीजिए जानकारी पूरी न होने के कारण कर्मचारी का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो गाइडलाइंस कहती हैं कि पेमेंट रोक दिया जाएगा। हाँ, वो बाद में इसे ठीक करवा सकता है, लेकिन तब तक तो उसे मुश्किल होगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तकनीकी जरूरतें अनजाने में उन्हीं सबसे कमजोर लोगों को स्कीम से बाहर कर दें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
देखिए, वो जो वित्तीय साक्षरता वाला कोर्स है उसे सिर्फ एक शर्त की तरह देखना ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये एक दूर की सोचने वाला कदम है। ये सिर्फ नकद पैसा देना नहीं है, ये लोगों में मतलब ह्यूमन कैपिटल में निवेश है। इसका मकसद है कर्मचारियों को लंबे समय के लिए अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के लिए जरूरी हुनर सिखाना, जैसे बजट कैसे बनाएं, बचत कैसे करें, निवेश की बेसिक बातें क्या हैं। और दूसरी किश्त को कोर्स पूरा करने से जोड़ना, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक जाना माना तरीका है जिसे नज कहते हैं, ताकि लोग इसे गंभीरता से करें। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल के लंबे फायदे की बात है, ये एक सोची समझी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है। ये पीएलआई जैसी दूसरी स्कीमों को सपोर्ट करता है और मेक इन इंडिया को मजबूती देता है, क्योंकि जब कंपनियों के लिए लंबे समय तक लेबर कॉस्ट कम होती है तो वो भारत में निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होती हैं। उस वित्तीय साक्षरता कोर्स की असली असर पर मुझे शक है। क्या एक ऑनलाइन मॉड्यूल, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, वाकई लोगों की सालों पुरानी पैसे खर्च करने या बचाने की आदतें बदल सकता है? या ये बस एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा जिसे लोग बस दूसरी किश्त पाने के लिए जैसे तैसे पूरा कर लेंगे? और फिर दूसरी किश्त को एक खास बचत योजना में रखने का जो नियम है, जिसकी अवधि भी श्रम मंत्रालय बाद में बताएगा, वो और ज्यादा कंफ्यूजन और जटिलता पैदा करता है। मतलब कर्मचारी को पैसा तुरंत हाथ में नहीं मिलेगा, वो कहीं फंसा रहेगा। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 साल के फायदे की बात है, क्या यह फायदा असल में इतना बड़ा है कि कोई बड़ी कंपनी सिर्फ इसके आधार पर भारत में बहुत बड़ा निवेश करने का फैसला ले लेगी? या फिर इसका ज्यादा फायदा उन्हीं बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो शायद वैसे भी अपना काम बढ़ाने की सोच रही थी, और ये उनके लिए एक तरह से बोनस जैसा हो जाएगा? क्या ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी उतना ही खींचेगा? ये सवाल है। जहां तक गवर्नेंस और निगरानी का सवाल है, योजना में एक काफी मजबूत ढांचा बनाया गया है। पॉलिसी देखने और निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसके हेड लेबर सेक्रेटरी हैं, और योजना को जमीन पर चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके हेड ईपीएफओ के मुखिया यानी सीपीएफसी हैं। शिकायतों के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल www.epfgms.gov.nb है, जहां कोशिश रहेगी कि 15 दिन में समाधान हो। अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो अपील करने का भी एक साफ रास्ता है। इतना ही नहीं, सरकार फर्जी वेबसाइटों के बारे में भी लोगों को लगातार चिता रही है, जैसा हमने सितंबर 2025 में पीआईबी की रिलीज में देखा। यह दिखाता है कि सरकार पारदर्शिता और कम्युनिकेशन को लेकर सक्रिय है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूँ। देखिए, कागज पर स्ट्रक्चर बनाना एक बात है और उसे लाखों लोगों के स्केल पर असरदार तरीके से चलाना बिल्कुल दूसरी बात। क्या ये जो शिकायत निपटाने वाला सिस्टम है, जिसमें 15 दिन में समाधान का लक्ष्य रखा है, क्या वो सच में इतना तेज और असरदार हो पाएगा, खासकर तब जब मामले उलझे हुए डेटा से जुड़े हों? 15 दिन का लक्ष्य सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की असली परीक्षा होगी वो होल ऑफ गवर्नमेंट डेटा को जोड़ने और धोखाधड़ी पकड़ने में। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग सरकारी डेटाबेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमसीए, ईएसआईसी, यहाँ तक कि बिजली के बिल के रिकॉर्ड से आने वाला डेटा सच में रियल टाइम में मिल पा रहा है या नहीं। क्या ये सब बिना किसी रुकावट के काम करेगा? और एक जरूरी बात, सजा के प्रावधान, पेनल्टी क्लॉजेज, जिनका जिक्र गाइडलाइंस में है, वो अभी तक मंत्रालय ने जारी नहीं किए हैं। इससे ये साफ नहीं है कि अगर कोई नियम नहीं मानता है तो उसके क्या नतीजे होंगे। इस पर एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो कुल मिलाके संक्षेप में कहूं तो पीएमवीबीआरवाई भारत के फॉर्मल रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने के इरादे से बनी एक व्यापक और सोची समझी योजना है। इसमें सीधे इंसेंटिव हैं, कुछ खास सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग को टारगेटेड फायदा 4 साल का मिल रहा है, और ईपीएफओ, पीएफएटी और डेटा मिलाने के जरिए एक मजबूत डिजिटल और ईमानदारी का ढांचा तैयार किया गया है। इन सब के साथ इसमें बहुत क्षमता है कि ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक असर डाले, भले ही शुरू में से लागू करने में कुछ मुश्किलें आएं। ये निश्चित रूप से एबीआरवाई से कदम आगे है और सीधे विकास और फॉर्मलाइजेशन पर केंद्रित है। और इसके उलट मेरा मानना है कि पीएमवीबीआरवाई के इरादे भले ही नेक हों, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इसकी जो अपनी मुश्किलें और पेचीदगियां हैं, उन्हें कितनी अच्छी तरह से संभाला जाता है। एमएसएमईज के लिए नियमों का पालन करने का बोझ, एसएफएटी और यूएएमएन की जरूरत से पैदा होने वाली डिजिटल खाई और अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बीच डेटा को कोऑर्डिनेट करने की जमीनी हकीकत, ये सब बहुत बड़े जोखिम है। अगर इन रुकावटों को असरदार तरीके से दूर नहीं किया गया तो 3.5 करोड़ नौकरियों जैसे जो बड़े-बड़े लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि ये एक कई परतों वाली योजना है, और इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है और इसका असल में क्या असर होता है, इस पर लगातार और बहुत ध्यान से नजर रखने की जरूरत होगी। ये देखना अहम होगा कि ये कागज से हकीकत में कैसे बदलती है। बिल्कुल, अलग अलग नजरियों से सोचना हमेशा जरूरी होता है, और जो जानकारी हमारे पास है उसमें निश्चित रूप से और भी कई पहलू हैं जिन पर आगे बात हो सकती है, जैसे कि जो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए क्या खास नियम है, या बेसलाइन गिनने की और भी बारीकियां क्या हैं। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। All right, let's talk about India's massive new employment scheme, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, or PMVBRY for short. We're going to break down exactly how this policy is meant to totally reshape the country's job market.
Okay, let's just start with the number that says it all. Nearly 1 lakh crore rupees. I mean, just look at that. This is the massive financial commitment we're talking about here. A plan designed to kickstart over 3.5 crore formal jobs. It's easily one of the biggest initiatives of its kind anywhere in the world. But you know, this is way more than just throwing money at a problem. It's a huge strategic pivot. The last big scheme, ABR, that was a defensive move, right? It was a response to the pandemic crisis. PMBVRE, that's a whole different ballgame. This is pure offense, an engine built for growth, not just to save jobs, but to create millions of new ones in an economy that's expanding. So, let's really get into this new playbook. You see, the old way of doing things was all about helping companies with social security costs. It was a cost-sharing subsidy. This new model, it's way simpler, way more direct. It's all about putting cash incentives straight into the hands of both the new employees and the businesses that are actually hiring them. So how does this all roll out? Well, the timeline is super clear. Everything officially kicks off on August 1st, 2025. From that day, businesses have a 2-year window, right up until July 31st, 2027, to bring on new eligible employees. But while the hiring window is 2 years, the financial commitment is much, much longer. And get this, those payouts will keep going all the way to 2032. That's a long-term play. Okay, so the whole thing is basically built on 2 main pillars. Think of them as these twin engines driving the whole scheme forward. You've got Part A, which is focused squarely on the employees, and then you have Part B, which is designed to give a direct boost to the employers. All right, let's tackle Part A first. And honestly, the best way to think about this is like a welcome bonus for anyone who is entering the formal workforce for the very first time. It's a powerful incentive designed to make that first formal job a lot more attractive and a lot more secure. Now, the government is being super specific about who actually qualifies for this. A first-timer is anyone joining a company that's covered by the Employee Provident Fund, the EPF, who has never, and I mean never, paid into that fund before August 1st, 2025. This makes sure the benefit really goes to true newcomers, you know? And this is where it gets really smart. The way these first-timers get their bonus is tied directly to how long they stick with the job. They get the first half of their money after 6 straight months of work. But to unlock that second half, it's not enough to just work for a full year. They also have to complete a mandatory financial literacy course. And that financial literacy course? That's actually one of the most interesting parts of this whole thing. The thinking behind it is that the government's not just ticking a box here. They see this as an investment in the long-term financial skills and resilience of this new generation of workers. It's about building human capital. Okay, so we've covered the employees. Now let's flip to the other side of the coin, Part B. This is the part that's all about fueling business growth, about giving companies a direct cash reward for expanding their workforce and creating those jobs. And you can see right here exactly how that stimulus works for employers. For every single new eligible person they hire, the company gets a fixed amount of cash every single month. It's tiered based on what the employee earns, and for a business this is huge because it makes their financial planning super predictable. But here's the really crucial detail, and you don't want to miss this. Look at the special treatment for the manufacturing sector. These companies get the incentive for a full 4 years. That is double the time for every other sector. This basically turns the whole scheme into a powerful lever for industrial policy, pushing that Make in India mission forward in a big way. Okay, but what's to stop a company from just firing someone and hiring a new person to get the incentive, right? How do you make sure these are genuinely new jobs? Well, it uses this really clever 2-part system. First, they set a baseline based on how many people the company already has. Then, to get the money, the company has to hire above that baseline. It's all about rewarding net new jobs, not just letting companies churn through employees. Okay, so whenever you're talking about a scheme this big, with this much money flowing around, the first thing you think of is fraud. So, naturally, it needs some serious protection, which brings us to how it's designed from the ground up to be a smarter, more secure scheme. Which leads us to the big question, the one everyone asks about these massive government programs. With almost a lakh crore on the line, how in the world do you stop people from cheating the system and make sure the money goes where it's supposed to? Well, the answer is pretty cool, actually. It's what they call a whole-of-government data approach. Think of it like digital detective work.
They're cross-referencing everything. A company's hiring claims against its tax filings, its corporate data, you name it. They're even looking at things like electricity bills. I mean, if you say you hired 100 new people, but your power usage hasn't budged, yeah, that's a huge red flag. And it's not just about the companies. At the individual level, security is super tight thanks to some high-integrity tech. For example, new employees have to use facial authentication just to get their official Provident Fund account number. And every single rupee is paid directly into an Aadhaar-linked bank account. It's a system designed to be basically tamper-proof. All right, so let's zoom out. We've seen the nuts and bolts, but what's the big picture here? What's the potential impact of this massive policy, and what are the potential pitfalls we need to watch out for? This chart right here really tells the story of the scheme's big strategic bet. By giving manufacturing a much longer runway, 4 years of incentives instead of 2, the whole idea is to supercharge job creation in that specific sector. It lines up perfectly with the long-term goal of turning India into a global manufacturing powerhouse. But of course, a great plan on paper doesn't guarantee success in the real world. There are some serious hurdles to overcome. Think about it. For small and medium businesses, all this digital compliance could be a real headache. And getting all those different government databases to talk to each other seamlessly, that is a monumental tech challenge. And, you know, that financial literacy course is only as good as the training itself. And that really brings us to the final big question. The PMVBRY is without a doubt a bold, sophisticated blueprint. It's smart, it's tech-driven, and the incentives are clear. But at the end of the day, it's all going to come down to execution. So the real question we're left with is, can this ambitious new playbook truly transform India's entire employment landscape?